This PDF is about financing options and modes of financing available to MSMEs. So, major problem for MSMEs. First is access to credit. फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए अवेलेबल नहीं है। एक्सेस टू अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ कैपिटल जैसे कि इक्विटी, एंजल फंड्स, ये सब नहीं होता उनके पास। डिले रियलाइजेशन एंड रिसीवेबल्स में टाइम लगता है, उनको पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता है बड़ी इंडस्ट्रीज से। एंड लास्ट इज सिग्नेस ऑफ यूनिट, ये भी आप डिस्क्रिप्टिव में यूज़ कर सकते हैं। मेजर प्रॉब्लम्स फॉर एमएसएमई, अपना नोट्स बना लेना इसके लिए, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है एग्जिट पॉलिसी फॉर एमएसएमई, इसके लिए भी आप अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। एग्जिट पॉलिसी क्या है एमएसएमईज़ के लिए? एक 1 करोड़ तक के लिए एक पॉलिसी बनी है एमएसएमईज़ को अगर एग्जिट करना है, वो स्पेशल एक उसका मैं बना दूंगा वीडियो बाद में। नाउ वाई लैंड टू एमएसएमई, एमएसएमई को लैंड करने का बेनिफिट क्या है? एक तो बैंक को नया वो मिल गया है, पर्सनल लोन के अलावा, होम लोन के अलावा एक एमएसएमई सेगमेंट, अलग सेगमेंट मिल गया है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिलता है इससे, और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और अनदर बेनिफिट इज़ टू कंप्लाई पीएसएल टारगेट्स, बैंक अपने पीएसएल टारगेट एमएसएमई के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट डेब्ट फाइनेंस, डेब्ट फाइनेंस मीन्स कोई भी वो फाइनेंस मोड हो जिसमें बैंक को इंटरेस्ट वो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये बैंक लोन भी हो सकते हैं। डेब्ट वो होते हैं जो हम डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डेब्ट लेते हैं, जहाँ हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट या डिविडेंड देना पड़ता है, वो भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं। और इक्विटी फाइनेंस मीन्स हम इक्विटी दे देते हैं, बाद में उनको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता। हाइब्रिड, जहाँ इक्विटी एंड डेब्ट दोनों के फीचर हो सकते हैं। तो इक्विटी जिसको बाद में डेब्ट जिसको बाद में इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है। VC venture capital, independently managed and dedicated pool of capital they decide to put in an equity or equity linked investment in private held high growth companies. Venture capital benefits new companies. Next, angel fund. Angel fund are high net worth individuals providing financial backing for small business in exchange for equity. एंजल और वेंचर कैपिटल में आप खुद एक डिफरेंस ढूंढ सर्च करना पड़ेगा आपको। फिर एमएसएमई इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम कौन सी? तो कंपोजिट लोन स्कीम है। कंपोजिट लोन में इसको टर्म लोन के साथ साथ सीसी मिल जाती है, ताकि उसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़े तो वो सीसी को अवेल कर सकें सिंगल एजेंसी से। अभी ये कंपोजिट लोन स्कीम में 1 करोड़ की लिमिट कर दी गई है अंडर सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट। ये आरबीआई ने किया है, कंपोजिट लोन स्कीम लाया है। नेक्स्ट स्कीम एनएसआईसी स्कीम है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन होता है एनएसआईसी की स्कीम में है। एक तो बिल फाइनेंसिंग, एक वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस, इक्विपमेंट लीजिंग स्कीम्स। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, डिटेल में बाद में पढ़ना है इसको। सिडबी की कुछ स्कीम्स हैं, ये याद नहीं करना, एक बार इसको रिव्यू करना है आपको सिर्फ। नेशनल इक्विटी फंड स्कीम, इट प्रोवाइड इक्विटी सपोर्ट टू स्मॉल बिजनेस। टेक डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन फंड स्कीम। थर्ड इज सिंगल विंडो स्कीम। फोर्थ इज कंपोजिट लोन स्कीम। फिफ्थ इज एमयू महिला उद्यम निधि स्कीम, इक्विटी सपोर्ट टू वुमेन। Now, equipment finance scheme, loan is provided to acquire machinery equipment including diesel generator which are not related to any specific project. Next is venture capital scheme to increase MSME ventures. ISO 9000 स्कीम, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेशन जो ज़रूरत पड़े एमएसएमई को लेने की, उसके लिए इंस्टीट्यूट भी फाइनेंस करता है। माइक्रो क्रेडिट स्कीम टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ वेल मैनेज वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपको याद नहीं करना है, ये ओवरव्यू है। पीएमईजीपी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम है, इसके कम से कम 4-5 क्वेश्चन प्री और मेंस में मिला के आ जाएंगे और सिंपल क्वेश्चन होंगे। ये स्कीम 15 अगस्त 2008 को लॉन्च की गई थी। 2 स्कीम्स की गई थी, पीएमआरवाई प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेड बाय केवीआईसी। केवीआईसी इज नोडल एजेंसी एट नेशनल लेवल। स्टेट लेवल पे ये होता है केवीआईसी बोर्ड एंड डीआईसी एंड बैंक्स इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट न्यू मैक्सिमम कॉस्ट हो गया 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, 20 लाख सर्विस सेक्टर में। एज इसके लिए चाहिए अबाउ 18 ईयर्स। ये क्वेश्चन आया था कि पीएमईजीपी में एज क्या होनी चाहिए, 21 या 18, तो इसका आंसर था 18 ईयर्स। सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी आया था। अगर आपको 10 लाख के ऊपर लोन लेना तो 8th पास होना पड़ेगा।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और 5 लाख के ऊपर लोन लेना है सर्विस सेक्टर में, तो आपको 8th पास होना पड़ेगा। इसका पर्पज़ होता है फॉर सेटिंग न्यू माइक्रो यूनिट्स। फंडिंग जो कितनी सब्सिडी मिल जाती है इसमें, जनरल कैटेगरी को अर्बन में 15%, रूरल में 25%, वहीं स्पेशल कैटेगरी वुमेन, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, माइनॉरिटी, नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिली एंड बॉर्डर एरियाज, इनको अर्बन में 25% और रूरल में 35%। मार्जिन मनी मीन्स जो प्रमोटर है, जो ऑनर, उसको कितना मार्जिन लाना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी को 10%, स्पेशल कैटेगरी को 5%। सेकंड असिस्टेंट अंडर पीएमईजीपी लोन आपने कुछ साल चलाया तो वापस अगर अपडेट करना है तो उसके लिए एडिशनल असिस्टेंट मिल जाता है। वो एडिशनल असिस्टेंट मिलता है 1 करोड़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग सर्विसेज के लिए 25 लाख। इसमें मार्जिन लानी पड़ती है कॉन्ट्रीब्यूटर या ओनर को 10%। इसमें सब्सिडी फिक्स है 15% सभी के लिए, और 20% नॉर्थ ईस्ट एंड हिली रीजन्स के लिए। ये क्वेश्चन आया था नॉर्थ ईस्ट को कितनी सब्सिडी मिलती है पीएमवीजीपी में 2024 सीट भी एग्ज़ाम में। अब ये सीट भी अगर 15% कैलकुलेट करेंगे तो 15 लाख बनेगा, और 20% नॉर्थ ईस्ट के लिए 20 लाख बनेगा। एलिजिबिलिटी क्या है, पीएमईजीपी मुद्रा पे टाइम पे आपको पे किया होना चाहिए। पीएमईजीपी सेकंड लोन मुद्रा एंटरप्राइजेस को भी मिल सकता है, पीएमईजीपी के पुराने एंटरप्राइजेस को मिल सकता है। प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट 3 ईयर में। सेकंड लोन शुड लीड टू एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। अब एमएसएमईज के लिए फाइनेंशियल बोरोइंग एवेन्यूज़ क्या क्या है। कंपोजिट लोन स्कीम 1 करोड़ अंडर सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट, वर्किंग कैपिटल बाय सिंगल एजेंसी। कंपोजिट लोन स्कीम होती है, उसको 1 करोड़ तक का लोन मिल जाता है टर्म लोन के साथ, वर्किंग कैपिटल एक सिंगल एजेंसी के द्वारा। बैंक भी दे सकता है इसको, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे सकता है, सिडबी भी दे सकता है, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन भी दे सकते हैं इसको। बैंक को आरबीआई ने एडवाइस किया है कि आप टर्म लोन के साथ वर्किंग कैपिटल उसको दें। एनएसआईसी की 2 स्कीम्स है जो एनएसआईसी मैनेज करता है, और ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। फर्स्ट है रॉ मटेरियल असिस्टेंट स्कीम, रॉ मटेरियल टू एमएसएमई अगेंस्ट बैंक गारंटी, क्रेडिट सपोर्ट मिलता है इसमें। ये इंपॉर्टेंट नहीं, 180 डेज आपको याद नहीं करना है, ये चेंज भी हो सकता है। एनएसआईसी प्रोक्यूर इन बल्क बाय साइनिंग एमओयू, ऑल्सो प्रोक्यूर अदर मटेरियल्स ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग पर्पज, अप्लाई इन एनएसआईसी फील्ड ऑफिसेज। या फील्ड ऑफिस में अप्लाई करना पड़ता है इसके लिए। मैक्सिमम लिमिट है एक एमएसएमई के लिए 5 करोड़ की है, और ग्रुप ऑफ एमएसएमईज के लिए, सिंगल ग्रुप की जो एमएसएमई है उनके लिए 15 करोड़ की लिमिट है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैक्सिमम 5 करोड़ लिमिट है। अगर ऑलरेडी इंगेज एमएसएमई है तो उनके लिए लिमिट 5 लाख 8 लाख हो सकती है, 15 लाख की 20 लाख हो सकती है, 20 करोड़ हो सकती है, 8 करोड़ हो सकती है। सेकंड है बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम। एनएसआईसी ने एमओयू किया बैंक के साथ थ्रू सिंडिकेशन विद बैंक्स। एनएसआईसी अरेंज क्रेडिट सपोर्ट फॉर एमएसएमई, फंड एंड नॉन फंड बेस्ड। Existing and new MSMEs can apply through NSIC Finance Facilitation Center portal, NSIC FPC portal। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिडबी की स्कीम्स कुछ स्माइल, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है सिर्फ, मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फॉर एमएसएमई। सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर एमएसएमई, फोकस ऑन 25 सेक्टर्स है। अभी मेक इन इंडिया में 27 सेक्टर्स हो चुके हैं। इसका लोन रिपेमेंट अप टू 10 ईयर्स, मॉरिटोरियम 36 मंथ। मिनिमम प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन 15% प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बाकी लोन मिल जाएगा। मैक्सिमम डेब्ट इक्विटी रेशियो 3:1। सिक्योरिटी फॉर टर्म लोन फॉर परचेज ऑफ मशीन्स। फर्स्ट चार्ज ओवर ऑल एसेट कोलेट्रल अंडर प्रोजेक्ट, बैंक का चार्ज क्रिएट होगा। पर्सनल गारंटी जो प्रमोटर सीजीटी में से कवरेज, ये सब देना पड़ेगा बरोबर को। अनदर इज स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम, ये स्कीम इक्विपमेंट फाइनेंस के लिए है। इसमें मिनिमम 10 लाख है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ये भी हाँ, स्कीम ऑफ लोन फॉर पार्टनरशिप विद एमएसएमई, ओईएम। स्कीम ऑफ लोन फॉर पार्टनरशिप विद ओईएम, ओईएम होते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। वन स्टॉप शॉप फॉर एमएसएमई परचेसिंग मशीन फ्रॉम ओईएम। ओईएम से जो भी एमएसएमई खरीदेगा मशीनरी, उसके लिए लोन उसको मिल जाएगा स्कीम के अंदर। ऑफर टू एमएसएमई एग्जिस्टेंस इन 3 years एंड गुड फाइनेंशियल लोन फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी परचेज फ्रॉम ओईएम, अप टू 1 करोड़ लोन लिमिट, हायर अमाउंट में भी कंसिडर्ड। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
कैपिटल स्कीम। सिडबी जो है कोई वर्किंग कैपिटल लोन भी देता है एंटरप्राइजेस को। सिडबी का एक स्कीम है STF है, सिडबी ट्रेडर फाइनेंस स्कीम। ये अपना ट्रेडर्स को लोन देता है, होलसेलर और रिटेलर्स को। ये अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। फैक्टरिंग, फैक्टरिंग के बारे में आपको पढ़ना है। फैक्टरिंग क्या होती है? फैक्टरिंग, एक क्वेश्चन आया था कि फैक्टरिंग क्या होती है, रिवर्स फैक्टरिंग क्या होती है इन ट्रेड्स पोर्टल। परचेज ऑफ बुक डेट और रिसीवेबल ऑफ MSME बाय फैक्टर। फैक्टरिंग में जो उस MSME को पेमेंट आने वाला है, MSME बैंक से पहले लोन ले लेता है उसके बदले, और जब वो पेमेंट आता है तो सीधा बैंक को चला जाता है, तो उसको फैक्टरिंग बोल देते हैं। रिवर्स फैक्टरिंग वो होता है कि जो बायर लोन लेता है बैंक से और MSME को पेमेंट कर देता है और बाद में बैंक को पे कर देता है, वो रिवर्स फैक्टरिंग हो गया। MFI एंड NBFC, इवोल्यूशन ऑफ MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 1974 में श्री महिला सर्व सहकारी बैंक, 1984 में नाबार्ड का अमाउंट विद SHG कॉन्सेप्ट, 2009 में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क को रिकॉग्नाइज किया गया। MFI इनका सेटअप हुआ जिसको RBI ने रिकॉग्नाइज किया एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। फैक्टर जो होते हैं उसमें 3 पार्टीज होती है। फैक्टर वो होता है हु परचेज द रिसीवेबल, सेलर ऑफ द रिसीवेबल एंड द डेब्टर या बायर who must make a payment to the owner of the invoice, means the seller. और जो फैक्टर होता है वो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सिर्फ वो लोन ही नहीं देता, उसके अलावा फैक्टर जो है मेंटेन करता है सेल्स लेजर, उसका कवर करता है, कवर द रिस्क इन्वॉल्व इन रिकवरी ऑफ डेब्ट, एडवांसिंग अगेंस्ट द एनुअल अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ सेल, ये सब भी फैक्टर मैनेज करता है। फैक्टरिंग एक कॉन्टिन्यू रिलेशनशिप होता है, उस टू टाइप ऑफ फैक्टरिंग होती है, विद रिकॉर्स एंड विदाउट रिकॉर्स। दिस इज रेगुलेटेड बाय फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011। At present, factors can be banks and NBFC. RBI regulator of the factors. If banks do factoring, no approval is required. NBFC need approval if factoring is their principal business. फैक्टरिंग में रिसेंटली गवर्नमेंट ने 250 करोड़ के ऊपर जिसका भी टर्न ओवर है उसको आप ट्रेड्स में रजिस्ट्रेशन करने को कहा है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं कि पेमेंट करे, ट्रेड से रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वेरियस फंड बेस्ड फैसिलिटीज़, बैंक अलग अलग टाइप से क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कुछ होती है फंड बेस्ड जहाँ हाथों हाथ फंड का यूटिलाइज होता है, और कुछ होती है नॉन फंड बेस्ड जहाँ फंड इन्वॉल्व नहीं होता है, एक तरह की गारंटी होती है। तो फंड बेस्ड फैसिलिटीज़, लोन्स लोन्स दो टाइप के होते हैं। ये क्वेश्चन आया था सिडबी के प्रीलिम्स में। डिमांड लोन का टाइम का कब तक होता है? डिमांड लोन का टाइम वो होता है जो 36 मंथ तक का होता है, और टर्म लोन होता है अबाउट 36 मंथ यूजुअली। ओवरड्राफ्ट मंथ अपने करंट अकाउंट में ही ओवरड्राफ्ट मिल जाता है, बैलेंस जीरो होता है, उसके ऊपर भी हम इसको ओवरड्रॉ कर सकते हैं अकाउंट को, वो हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर ओवरड्राफ्ट मिलता है। ओवरड्राफ्ट सिमिलर टू CC होता है। CC केस क्रेडिट, इट इज शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, क्रिएट CC अगेंस्ट सिक्योरिटी। CC सिक्योरिटी के अगेंस्ट मिलता है। प्राइमरी सिक्योरिटी इसमें स्टॉक या बुक डेप्ट होती है। इसमें ड्राइंग लिमिट जो होती है वो अपनी प्राइमरी सिक्योरिटी मार्जिन। दिस इज सिमिलर टू करंट अकाउंट। CC सिमिलर टू करंट अकाउंट। हमें लिमिट मिल जाती है 5 लाख की, फिर हम 5 लाख उसको जब ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सकते हैं, करंट अकाउंट की तरह इसको यूज़ करते हैं। बिल फैसिलिटी, बिल्स का मतलब यूजुअली होता है इनवॉइस, उसको ही अक्सर बिल बोलते हैं, या जिसको इनवॉइस को दिखा के पेमेंट ले सकते हैं, उस टाइप के बिल्स। तो क्रेडिट टू MSME अगेंस्ट बिल ड्रॉन बाय देम अगेंस्ट देयर बायर्स। MSME ने सामान बेचा, अब उसको बिल दिया बायर को और बायर उसको पेमेंट करेगा, तो ये MSME ये बिल्स जो है बैंक को दे के लोन भी ले सकते हैं, और बैंक फिर बायर से पेमेंट ले सकता है। तो बिल्स दो तरह के होते हैं, क्लीन बिल एंड डॉक्यूमेंट्री बिल। क्लीन बिल when documents of title of goods such as
RRMTR या बिल ऑफ लैंडिंग, ये दिस आर डॉक्यूमेंट रिलेटेड, ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड है गुड्स से। बिल ऑफ लैंडिंग, क्लीन बिल होते हैं जब जहाँ डॉक्यूमेंट, टाइटल ऑफ गुड्स, बिल ऑफ लैंडिंग ये सब साथ में नहीं होते हैं, और ये आर नॉट इन्क्लोज्ड विद द बिल। एग्जांपल इसके चेक या डीडी। चेक हमने बैंक में दिया, हाथ हाथ पेमेंट हो जाता है तो एक क्लीन बिल हो गया। ड्राफ्ट हमने डीडी बैंक में जमा किया, वो सीधा अकाउंट में आता है, कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं मांगता तो वो क्लीन बिल हो गया। वैसे डॉक्यूमेंट्री बिल वो होते हैं जिनके साथ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, जैसे टाइटल ऑफ गुड्स हो गया एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड टू द बिल, वो बिल के साथ होंगे तभी पेमेंट होता है, उनको डॉक्यूमेंट्री बिल बोलते हैं। बिल का अलग क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन है डिमांड बिल और यूजांस बिल। डिमांड बिल मतलब जो बिल्स को शो करते ही पेमेंट मिल जाए, टू बी पेड ऑन साइट इफ इट इज़ डॉक्यूमेंट्री बिल। अगर डॉक्यूमेंट्री बिल हो गया डिमांड बिल, तो then document including document of the title of goods are delivered to buyer only against payment of bill and is called document against payment bill। अगर डॉक्यूमेंट्री बिल डिमांड बिल के रूप में होते हैं तो उनको बोलते हैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बिल। और यूजांस बिल वो होता है बिल आफ्टर ए पीरियड ऑफ इट। यूजांस बिल, यूजांस बिल में एक डेट होती है, उसकी 45 डेज या 50 डेज बाद पेमेंट मिलता है, तो उसमें मेंशन होता है बिल जमा करने के उतने दिन बाद पेमेंट मिलता है। इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्री यूजांस बिल, अगर डॉक्यूमेंट्री यूजांस बिल हो गया तो इसको कहेंगे डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, इसको डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, डीए बिल। नेक्स्ट है चैनल फाइनेंस। चैनल फाइनेंस में एक तो हो गया सप्लायर फाइनेंस, एक बायर फाइनेंस। सप्लायर फाइनेंस में एमएसएमई ने बाय किया सप्लायर से, तो बैंक विल पे टू सप्लायर ऑन बिहाफ ऑफ एमएसएमई, इसलिए हम इसको सप्लायर फाइनेंस कहते हैं। यहाँ ये नाम एमएसएमई के कॉन्टेक्स्ट में, जो एमएसएमई को सप्लाई कर रहा है तो उसको सप्लायर फाइनेंस कहेंगे। वंस एमएसएमई सप्लाई गुड्स टू इट बायर and accepted bank and good is accepted, bank will pay MSME immediately and buyer will pay bank on due date। इसका एग्जांपल बायर फाइनेंस का ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। एमएसएमई इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं तो उनको इंपोर्ट फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंपोर्ट क्रेडिट हैज़ बीन ए प्रोडक्ट कॉल्ड बायर्स क्रेडिट। बायर्स क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट अवेल्ड बाय इंपोर्टर टू इंपोर्ट गुड फ्रॉम बैंक्स अब्रॉड, usually issued against LC issued by bank in India or standby LC like a bank guarantee। एक्सपोर्ट फाइनेंस, एक्सपोर्ट फाइनेंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक तो होता है प्री शिपमेंट और पैकेजिंग क्रेडिट, मतलब सामान बनाने से लेकर उसको पैक करने तक जो भी उसको ज़रूरत पड़ती है उसके लिए लोन लेता है बायर सप्लायर, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्री शिपमेंट या पैकिंग क्रेडिट। दिस इंक्लूड लोन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड फॉर इवेंचुअल शिपमेंट। ऑल फैसिलिटी ऑफ लोन अप टू शिपमेंट स्टेज आर अंडर प्री शिपमेंट और पैकेजिंग क्रेडिट। नेक्स्ट होता है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। शिपमेंट के बाद अगर उसको लोन की जरूरत पड़ती है तो उसे पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट कहते हैं। आफ्टर शिपिंग ऑफ गुड्स, दिस आल्सो इंक्लूड लोन अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स को ड्यूटी रिफंड कर दिया है, तो उस रिफंड के अगेंस्ट भी लोन ले सकता है, ताकि जब ड्यूटी आए तो एक्सपोर्टर पेमेंट कर देगा बैंक को। तो 3 टाइप ऑफ पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट होता है। एक्सपोर्ट बिल परचेज, डिस्काउंटेड या नेगोशिएटेड। बैंक उनके एक्सपोर्ट बिल परचेज कर सकता है, उसके अगेंस्ट लोन दे सकता है। एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर करेक्शन, ये भी। और थर्ड है एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। सिर्फ इतना याद रखना कि आपको 3 टाइप के एक्सपोर्ट क्रेडिट पोस्ट शिपमेंट में होते हैं। When post shipment bill is advanced, pre shipment bill advance is adjusted, paid or closed from post shipment। अगर पोस्ट शिपमेंट एडवांस करना है तो पहले प्री शिपमेंट एडवांस को क्लोज करना पड़ेगा, तो जहाँ पोस्ट शिपमेंट एडवांस किया उस अमाउंट से प्री शिपमेंट एडवांस को क्लोज कर दिया जाता है अक्सर। कुछ एलसी के टाइप पढ़ेंगे उस समय आपको ये याद रखना है ग्रीन क्लॉज एलसी क्या होता है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। ग्रीन क्लॉज एलसी आप ऐसे ही लिख लो। बिसाइड प्रोवाइडिंग पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी, द बायर कवर्स कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउस चार्ज फॉर गुड्स अवेटिंग शिपमेंट। ग्रीन क्लॉज एलसी मिलता है उसको
अगर वेयर हाउस में सामान पड़ा है और वो जिसको बाद में शिपमेंट करेगा तो उसके अगेंस्ट लोन वो एलसी ले सकता है, उसको बोलते हैं ग्रीन क्लॉज एलसी। रेड क्लॉज एलसी में एक ग्रीन क्लॉज एलसी के अलावा रेड क्लॉज एलसी भी होती है। उसमें एडवांस ओनली अगेंस्ट रिसिप्ट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट providing proof that goods are in warehouse and the beneficiary will deliver on time। रेड क्लॉज एलसी में उसको एक्चुअल में एडवांस पे कर दिया जाता है। ये दिस इज ओनली एलसी इन विच एडवांस इज पेड टू द बेनिफिशरी इन एडवांस। ये क्वेश्चन प्री में आया था सिडबी के कि विच टाइप ऑफ एलसी एडवांस इज पेड टू द बेनिफिशरी, तो इसका आंसर था रेड क्लॉज एलसी। ऊपर हमने पढ़ा फंडिंग फैसिलिटी, जहाँ फंड हाथों हाथ उसको मिल जाता है। एक सेकंड है नॉन फंड फैसिलिटी। नॉन फंड फैसिलिटी में उसको फैसिलिटी नहीं, फंड नहीं मिलता है, जबकि बैंक गारंटी देता है, वो गारंटी फेल कर देता है तो बैंक उसको पेमेंट करता है बेनिफिशरी को उसी। तो एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ बैंक फंड आर नॉट इंक्लूडेड इन नॉन फंड फैसिलिटीज। बैंक पेज ओनली इफ कस्टमर फेल्स टू पे। उसके एग्जांपल है नॉन फंड फैसिलिटी के दो है, एक तो बैंक गारंटी और एक लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बैंक गारंटी क्या होता है, ये डिफाइंड इन सेक्शन 126 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तीन टाइप की बैंक गारंटी होती है, परफॉर्मेंस गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अगर इनकम टैक्स को गारंटी देनी है वो किस टाइप की होगी, तो वो फाइनेंशियल गारंटी होगी। डिफर्ड पेमेंट गारंटी अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है तो उसके अगेंस्ट डिफर्ड पेमेंट गारंटी मांगी जाती है। बीजी का यूजुअली टाइम पीरियड होता है 10 ईयर्स तक का होता है। बीजीज आर नॉट इशूड विद ऑनरस बेनिफिट। ऑनरस मीन्स बैंक अपने फ़ायदे के लिए बीजी इशू नहीं कर सकता, उसमें दोनों का बेनिफिट होना चाहिए। फिर सेकंड नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक अरेंजमेंट होता है जहाँ बैंक इशूइंग बैंक बन के एक्ट करता है, एक इशूइंग बैंक बन के एक एलसी इशू करता है अपने कस्टमर के लिए, जो यूजुअली इम्पोर्टर होता है। On the instruction of customer called, the applicant is to make the payment or to order of a third party called beneficiary or authorize another bank called advising bank to effect such payment against stipulated documents provided terms and conditions are complied। एलसी का एक डिटेल वीडियो आ जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं एलसी क्या है। नेक्स्ट इज बैक टू बैक एलसी। अभी हमने एलसी पढ़ा था, ये एलसी के टाइप है बहुत सारे। बैक टू बैक एलसी ये भी मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, जो लास्ट में लिखा होना चाहिए था, पर मैंने पहले लिख दिया। बैक टू बैक एलसी। एक्सपोर्टर ए ने इम्पोर्टर ए ने एक्सपोर्टर बी को एलसी दी, तो एक्सपोर्टर बी है वो एक अनदर एक्सपोर्टर सी को उसी एलसी के ऊपर एलसी लेके पेमेंट कर सकता है, तो उसको बैक टू बैक एलसी बोलते हैं। जैसे एक्सपोर्टर यूजेज एलसी that it has received from foreign buyer to get material from the local supplier for manufacturing materials from to get material from the local supplier for manufacturing and export। It submit LC to a bank as a security to open fresh LC favoring local supplier। मान लो ए ने बी को एलसी दी, तो बी ने एक ही एलसी के अगेंस्ट एक और एलसी ले ली सी को देने के लिए, इसको बोलते हैं बैक टू बैक एलसी। यहाँ मेन ये है स्टार्ट द टाइप ऑफ एलसी। इनलैंड एलसी होता है, ऑल पार्टीज आर विद इन द कंट्री। फॉरेन एलसी में एक पार्टी बाहर होती है, एक पार्टी कंट्री के अंदर होती है। इररिवोकेबल एलसी होती है, जिसमें हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते एग्रीमेंट में जब तक कि सारी पार्टीज का कंसेंट नहीं हो, स्पेशली द बेनिफिशरी। बैंक जो एलसी इशू करता है वो इररिवोकेबल एलसी होती है। रिवोकेबल एलसी बैंक इशू ही नहीं करता है या यूजुअली नहीं करता है। कन्फर्म्ड एलसी वन विच कैरीज द कन्फर्मेशन ऑफ अनदर बैंक यूजुअली द एडवाइसिंग बैंक। कन्फर्म्ड एलसी में कन्फर्मिंग बैंक मीन्स एक एडिशनल बैंक की गारंटी मांगता है बेनिफिशरी, तो उस एलसी को कन्फर्म जो बैंक करता है उसे कन्फर्मिंग बैंक कहते हैं। अगर अपना जो बैंक ने एलसी इशू किया है वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो कन्फर्मिंग बैंक उसका पेमेंट कर देगा। तो ये एडिशनल गारंटी वाली एलसी होती है, उसको बोलते हैं कन्फर्म्ड एलसी।
ट्रांसफरेबल एलसी, फर्स्ट बेनिफिशियरी में रिक्वेस्ट द बैंक ऑथराइज टू पे incur a deferred payment undertaking except to negotiate the transferring bank to make the credit available in whole or in part to a second beneficiary. ट्रांसफरेबल एलसी सिर्फ एक बार ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट रिवॉल्विंग एलसी फॉर मल्टीपल ड्राइंग्स, रिवॉल्विंग एलसी में लिमिट मिल जाती है कस्टमर को, फिर वो साल में जितनी भी उसको एलसी का पेमेंट करना आता है वो उससे कर सकता है, बार बार उसको हर एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अलग एलसी नहीं बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट था रेट क्लोज एलसी, रेट क्लोज एलसी में वहाँ एक एडवांस पेमेंट कर दिया जाता है शिपमेंट से पहले, विदाउट बिफोर प्रेजेंटिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट देने से पहले ही एक एडवांस पे कर दिया जाता है रेट क्लोज एलसी में। ये कुछ एमएसएमई के रिगार्डिंग। और एक हर्ट मनी, एक टर्म होता है हर्ट मनी। हर्ट मनी मतलब जो इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है उसको बोलते हैं हर्ट मनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता है इन्वेस्टर को। ये पैसा वो उसका खुद का पैसा होता है इसलिए। हाइब्रिड कैपिटल पढ़ चुके हैं। वेंचर कैपिटल, ये कुछ मैंने नोट्स बनाए वेंचर कैपिटल के। एक एंजल फंड का नोट था, पीडीएफ मैंने अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन में। ये क्वेश्चन आया था कि एंजल फंड में कितने इन्वेस्टर हो सकते हैं, तो 200 इन्वेस्टर हो सकते हैं। एंजल फंड उसी फर्म में इन्वेस्ट कर सकता है जिनको बने हुए 5 साल ही हुए हैं, उससे ज़्यादा की ऊपर की फर्म में एंजल फंड इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक एंजल फंड जो है वो किसी कंपनी में मैक्सिमम 10 करोड़ तक का इन्वेस्ट कर सकता है। एमएससी कोड बनाया है, ये कोड जो बनाया है ये बीसीएसबीआई ने बनाया है, बैंकर्स बीसीएसबी का फुल फॉर्म। आप बीसीएसबी का फुल फॉर्म सर्च कर लेना। बीसीएसबी के 2 कोड है। फर्स्ट इज कोड फॉर कमिटमेंट टू कस्टमर्स जो बैंकों में होता है, एक है कोड ऑफ कमिटमेंट टू एमएसएमई, इसको बोलते हैं एमएससी कोड।